बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा लेक्चर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन। इसमें ना बेसिकली उसने बताया हुआ है कि कैलकुलस के बारे में ना बेसिकली कैलकुलस हमारे पास होता क्या है। अच्छा पहले भी हमने कैलकुलस का एक कोर्स डिस्कस किया है। तो बेसिकली कैलकुलस जो हमारे पास होता है ना, कैलकुलस की डेफिनेशन ही यही कहती है कि हमने डिफरेंट फंक्शंस को डील करना है डिफरेंट टेक्निक्स लगा के, ठीक है। और उसमें 3-4 चीज़ें आती हैं कैलकुलस के अंदर। पहली हमारे पास आती है लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स को हमने सोल्व करना होता है। फिर सेकंड पे आता है हमारे पास डेरिवेटिव, फिर एंड पे आता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को हमने डील करना होता है कैलकुलस के अंदर, ठीक है जी। ये मेन कैलकुलस की, जहाँ भी कैलकुलस का वर्ड बोला जाता है तो इसका मतलब उस कैलकुलस के अंदर लिमिट, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, ये तीनों चीज़ें लाजमी आनी आनी, ठीक है। फिर फर्दर वो उसकी एप्लीकेशंस में चला जाता है कि वो फंक्शन एक लेना है, दो लेना है, मल्टीपल में चला जाता है, ठीक है। बेसिकली कैलकुलस यही कहती है। अब जैसे इधर इसने बताया हुआ कि कैलकुलस इज द मैथमेटिकली टूल यूज टू एनालाइज चेंज इन फिजिकल क्वांटिटीज। कैलकुलस इज आल्सो मैथमेटिक्स ऑफ मोशन एंड चेंज where there is a motion or growth the variable force at work proceeding acceleration calculus is right mathematically to apply। अच्छा इसमें ना मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बेसिकली जो कैलकुलस, जैसे मैंने बताया कि इसमें डेरिवेटिव भी होता है। तो हम इधर बात कर रहे हैं मोशन की, चेंज की। तो इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ कि इस सारे पैराग्राफ की कि इसमें जो क्या कह रहा है बेसिकली। तो ये मेरे पास कुछ नोट्स थे, ये देखें ज़रा। ये हमारे पास होता है कि इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज। अच्छा अब इसमें ज़रा देखना है आपने, ये एक चीज़ है, ये इसकी डेफिनेशन है कि द इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज एफ विद रिस्पेक्ट टू है। बेसिकली ये भी हमारे पास डेरिवेटिव ही होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम इसको बोलते हैं कि ये डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, या इसको हम बोल देते हैं कि इंस्टेनियस रेट ऑफ चेंज, कि ये फंक्शन एक पॉइंट दिया होता है तो ये बाय डेफिनेशन होता है, ये भी डेरिवेटिव ही होता है। तो ये कहा जाता है। फिर बेसिकली जो मेन पॉइंट आपको चीज़ बतानी थी ना, वो ये वाली है। ये ज़रा देखें बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखें इधर वेलोसिटी डिस्कस की हुई है उसने। अब देखें वेलोसिटी है क्या बेसिकली। वो कह रहा है जी डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर हमारे पास कोई ना कोई फंक्शन एस दिया हुआ है, हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है। बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही वो एस जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ना, जैसे ही डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर सी बात है नीचे टी है, वक्त भी ज़्यादा होगा। तो यही वो इधर बात कह रहा है कि हमारे पास जो कैलकुलस होती है ना, वो फिजिकल इन चेंज है। देखो ये लिखा हुआ ना, एनर्जी चेंज इन फिजिकल क्वांटिटीज़ और मोशन एंड चेंज, और मोशन और ग्रोथ वेरिएबल है, वर्क एक्सेलरेशन, कैलकुलस इज राइट मैथमेटिक्स टू अप्लाई। मतलब ये चीज़ वो इधर कह रहा है कि जी जब हमारे पास ये होती है ना कैलकुलस के अंदर आता है डेरिवेटिव। फिर देखिए वेलोसिटी को कैसे उसने रिलेट कराया हुआ है कैलकुलस के अंदर। बेसिकली होता क्या कि एस हमारे पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट है, और अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी के, ठीक है, देखिए नीचे टी आ रहा है। इसका मतलब ये बनता है कि जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा उतना ही नीचे टाइम ज़्यादा लगेगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से नीचे टाइम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम ये बेसिकली वेलोसिटी को हम क्या कह देते हैं कि वेलोसिटी की डेफिनेशन ये होती है कि डी एस ओवर डी टी, के इसके हिसाब से ये चीज़ चेंज हो रही। तो ये वेलोसिटी इसलिए उसने उधर वर्ड यूज़ किया हुआ था वेलोसिटी, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको इससे ना रिलेट करवा दूँ। अच्छा फिर नेक्स्ट देखें, इसी तरीके से उसने उधर एक्सेलरेशन का भी एक वर्ड यूज़ किया हुआ है। बेसिकली ये स्पीड का भी उसने लिखा हुआ कि बेसिकली हम उसका माड मैग्नीट्यूड ले लें तो वो हमारे पास ना स्पीड आ जाती है। एक्सेलरेशन का भी इधर मैं आपको बताता हूँ, अभी इधर होगा कि एक्सेलरेशन का उसने क्या किया। बेसिकली ये आ गया मेरे पास। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, कहता है जी एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन हम लोग कहते हैं कि जो हमारे पास वेलोसिटी है ना वी, इसका अगर हम डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टी तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सेलरेशन हो जाता है। या डिस्प्लेसमेंट का एस का ही हम डबल डेरिवेटिव ले लें तो वो भी हमारे पास एक्सेलरेशन हो जाता है। तो ये मैं बेसिकली बताना ये चाह रहा था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को उसने कैलकुलस से कैसे रिलेट करवाया हुआ है। कैलकुलस में बेसिकली मैंने बताया कि तीन चीज़ें आती हैं, लिमिट्स, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन या इनकी एप्लीकेशंस। तो ये मैं चीज़ बता रहा हूँ कि एक्सेलरेशन को उसने डेरिवेटिव से कैसे रिलेट करवाता है। बेसिकली एक्सेलरेशन हमारे पास होता है कि वेलोसिटी का अगर हम डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो जैसे ही वेलोसिटी ज़्यादा होगी टाइम भी उसके लिए ज़्यादा होगा। तो इसलिए ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ये होती है, और ये बेसिकली हमने क्या करना होता है, डेरिवेटिव ही लेना होता है।
तो ये इस पैराग्राफ में तो उसने यही चीज़ें बताई हुई हैं कैलकुलस के बारे में। ये जैसे इसने लिखा हुआ है कि जी वेलोसिटीज एंड एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडीज़, ये सारा कुछ ना, ये इस सारे का यही मतलब बनता है कि हम कैलकुलस को उन चीज़ों से भी रिलेट करवा सकते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ गया जी इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या आएगा ये उसने बता दिया कि जी लेंथ ऑफ कर्व्स है, हमारे पास एक कर्व दी होगी तो हमने उसकी लेंथ मालूम करनी है। तो जैसे इसका मतलब बेसिकली पता क्या बनता है, इंटीग्रेशन बनती है। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ये होती है कि एरिया अंडर बाय कर्व, कि कोई भी कर्व है उसके अंडर हमने एरिया मालूम करना है, उसको हम क्या देते हैं, इंटीग्रेशन है। तो इसलिए ये वर्ड उसने यूज़ किया हुआ है कि जी इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर एक तो हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ ऑफ द कर्व्स, फिर हम एरिया फाइंड करेंगे, फिर हम वॉल्यूम या मास, ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर, ठीक है। अब ये रेफरेंस एक्सिस सिस्टम ये तो दिया हुआ है, रियल लाइन है। रियल लाइन का तो आपको पता ही है, रियल लाइन के ऊपर ये सारे नंबर ऐसे ड्रा किए हुए हैं। तो बेसिकली ये पता है जीरो इधर सारे पॉजिटिव वाले होते हैं, इधर सारे नेगेटिव वाले होते हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एक्स एक्सिस का बताया हुआ है, ठीक है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेना। ये बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो पैराग्राफ है ना, इसमें जो होता है कि हमारे पास ना फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। आप देखो पहले में लिखा हुआ है प्लस और प्लस, इसका मतलब ये कि ये ऐसे ऑर्डर पे लिखा जाता है। और पहला वर्ड ऑलवेज इसमें क्या होता है, एक्स होता है, और दूसरा वर्ड क्या होता है, ऑलवेज वाई होता है। मतलब अब ये एक्स एक्स लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये होता है कि पहले क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। अब ये सेकंड क्वाड्रेंट लिखा है, इसमें लिखा हुआ है जी माइनस पहले एक्स बाद में, इसका मतलब इसमें पहला वर्ड ऑलवेज एक्स ही होता है। तो एक्स इसमें नेगेटिव का है और वाई इसमें पॉजिटिव का है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस के हैं, इसका मतलब एक्स भी नेगेटिव का है और वाई भी नेगेटिव का है। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें पहले प्लस से बाद में माइनस है, इसका मतलब जो पहले एक्स है तो एक्स पॉजिटिव का है, वाई नेगेटिव का है। इसको याद रखना है, ये हम नेक्स्ट ना यूज़ कर सकते हैं किसी न किसी जगह पे। बाकी ये पैराग्राफ उसने बताया हुआ कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट है, तो हमने कैसे इसको ड्रा करना है, ये भी बड़ा सिंपल है। ये देखें ये ग्राफ है, ये वाली इधर वाली साइड है, ये वाली इसको हम कहते हैं प्लस एक्सिस है, ये जो इधर वाली साइड है इसको हम कह देते हैं माइनस एक्स एक्सिस है। ये जो इस ऊपर जा रही है ये वाली चीज़ इसको हम कह देते हैं कि प्लस वाई एक्सिस है। ये जो इसके नीचे आ रही है इसको हम कह देते हैं माइनस वाई एक्सिस है। तो पॉइंट दिए हो तो हम इधर इसके अकॉर्डिंग ना ड्रा कर सकते हैं। जैसे ये इसने ड्रा भी किया हुआ है, ये वाला पॉइंट नीचे उसने करके दिखाया हुआ है, ठीक है, इसने बताया हुआ है सर। इसको तो आप ज़रा देखना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर वो चला गया बेसिकली स्पेस के अंदर। प्लेन में हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं, एक्स और वाई। लेकिन जब स्पेस में हम लोग चले जाते हैं ना, स्पेस में हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक्स वाई और जी है। बेसिकली ये स्पेस में चला गया और स्पेस को उसने ये 8 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दिया, ये वाला जो है, ठीक है। ये सारे इसके पार्ट्स हैं 1 2 3 4, ये 8 बनते, ठीक है। तो इसके बारे में भी उसने बताया हुआ नेक्स्ट कि कहाँ कहाँ पे ये एक्सिस होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये इसको आप पढ़ लेना। ये बेसिकली ये सारा उसका ना मरकज़ी ख्याल है, ये वाला कि जो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा ना उसमें ये तीनों प्लस प्लस है। इससे आपको पता चल जाएगा एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जी भी पॉजिटिव है। जो सेकंड ऑक्टेंट है ना तो उसमें उसने बताया हुआ कि जी एक्स नेगेटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जी भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये वैसे इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको उस डायग्राम के मुताबिक ना पढ़ लेना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये भी उसने ऑक्टेंट बनाया हुआ कि स्पेस के अंदर है कि ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है, ये ऊपर को जी एक्सिस होती है। अब देखें एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा एक्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, इधर वाई भी जीरो होगा, जी भी जीरो होगा। ये याद रखना है कि एक एक्सिस के ऊपर ना दूसरी दोनों एक्सिस हमेशा ज़ीरो ही होती हैं। अब जैसे ये वाई एक्सिस है, इसमें से ना दरमियान में उसने वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें सिर्फ वाई की वैल्यू होगी, इसमें एक्स भी ज़ीरो होगा और जी भी ज़ीरो होगा। ये अब जैसे जी एक्सिस है, इसमें देखो उसने 0 0 जी लिखा हुआ है, मतलब इसमें एक्स भी ज़ीरो, वाई भी ज़ीरो, जी की कोनो की वैल्यू होगी, ठीक है। ये तो थ्योरी थी, इसको सारा आपने ना अंडरस्टैंड कर लिया। अच्छा नेक्स्ट आ जाए जी, नेक्स्ट है जी कंसेप्ट ऑफ अ फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है बेसिकली? फंक्शन वो कह रहा है जी द टर्म फंक्शन डिनोट्स डिपेंड ऑफ वन क्वांटिटी ऑन द अदर क्वांटिटी। द क्वांटिटी एक्स इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द क्वांटिटी वाई इज कॉल्ड द डिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे फंक्शन को हम लिखते हैं वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अच्छा बेसिकली इसमें मैं आपको इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली फंक्शन हमारे पास पता क्या होता है। ये जैसे उसने एग्जांपल दी हुई है कि डिफाइन वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स बिकॉज ईच वैल्यू ऑफ असाइन टू एक्स डिटरमिन अ यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। बेसिकली हमारे पास फंक्शंस पता क्या होता है, ये ऐसे तो डिनोट करते हैं कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बेसिकली फंक्शन हमारे पास होता है कि दो सेट हैं हमारे पास,
और एक सेट का दूसरे सेट के अंदर ना हमारे पास यूनिक इमेज है, मतलब वन टू वन करस्पॉन्डेंस हो। इसकी मैं आपको फंक्शन की रियल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ कि जैसे सपोज हमारी 20 स्टूडेंट की क्लास है, तो आपको पता है कि हर स्टूडेंट को अलग अलग रोल नंबर दिया जाता है। मतलब ये होता है कि एक स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर दिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस। तो इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या है, ये फंक्शन की एग्जाम्पल ही है। जो 20 स्टूडेंट है और हर स्टूडेंट को रोल नंबर अलग अलग दिया जाता है, मतलब वो स्टूडेंट और जो रोल नंबर है ये दोनों आपस में वन टू वन करस्पॉन्डेंस है। ये फंक्शन की एग्जाम्पल है। अब ये फंक्शन कब नहीं होगा, फंक्शन ये तब नहीं होगा कि जब देखें कि एक रोल नंबर दो स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली ये होगा क्या कि एक चीज़ के दो इमेज आ जाएंगे, तो फिर वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन हमारे पास बेसिकली यही होता है कि एक चीज़ का, एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के अंदर यूनिक इमेज आए, बस एक ही हो। एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे सपोज हमारे पास ना 20 चेयर्स हैं और 20 ही स्टूडेंट हैं, तो क्या होगा कि हर स्टूडेंट एक एक चेयर पे बैठ जाएगा। ये चेयर और स्टूडेंट की आपस में वन टू वन करस्पॉन्डेंस है, तो ये भी हमारे पास फंक्शन की एग्जांपल होगी। अब ये फंक्शन कब नहीं होगा, ये तब नहीं होगा कि जब चेयर्स हमारे पास 19 हैं और स्टूडेंट्स 20 हैं। फिर क्या होगा कि एक चेयर के ऊपर दो स्टूडेंट्स बैठेंगे, मतलब एक चीज़ का जो इमेज है वो डबल आ रहा है, तो इस वजह से वो चीज़ फंक्शन नहीं होगी। फंक्शन बेसिकली क्या होती है कि एक चीज़ का दूसरे के अंदर यूनिक इमेज आए, या एक चीज़ अगर चेंज हो रही है दूसरी भी उसके हिसाब से चेंज हो, उन मतलब उन दोनों में क्या हो, वन टू वन करस्पॉन्डेंस हो। जैसे मैं इसकी एक आपको और एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करो आपके पास एक मैंगो है, तो आप जब उसका जूस बनाते हैं तो आपको पता है कि एक मैंगो का जूस कितना बनेगा, एक ग्लास ही बनेगा ना सपोज। ठीक है, तो ये भी फंक्शन है, मतलब जितनी की चीज़ है उसका उतना यूनिक इमेज ही आ रहा है। मतलब अब ये फंक्शन कब नहीं होगा, ये फंक्शन तब नहीं होगा कि जब देखें आपके पास एक मैंगो और आपके पास जो उसका जूस है वो टब भर के बन जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस मैंगो का एक चीज़ का इमेज कितना आ रहा है, उससे ज़्यादा आ रहा है, तो ये फंक्शन बेसिकली नहीं होगा। फंक्शन बेसिकली क्या होगा कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के अंदर यूनिक इमेज आना चाहिए, उसको हम कहते हैं फंक्शंस। जैसे ये अब मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको फंक्शंस की। अच्छा, जब ये लिखता है कि द एरिया ऑफ अ सर्कल डिपेंड ऑन इट्स रेडियस आर, बाय द इक्वेशन वी से दैट ए इज़ अ फंक्शन ऑफ आर। बेसिकली ये फंक्शन की एग्जांपल कैसे ऐसे है कि देखें जितना सर्कल का रेडियस होगा उतना ही उसका एरिया होगा। देखिए ये इन दोनों के दरम्यान वन टू वन करस्पॉन्डेंस हो रही है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी उसकी अभी मैंगो के जूस वाली, कि अगर एक मैंगो है तो उसका ग्लास जूस जो है एक ग्लास ही बनेगा, मतलब उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर दो मैंगो हो गए तो फिर उसका जूस ज़्यादा होगा, तो वो मैंगो और जूस दोनों आपस में क्या फंक्शन है। इसी तरीके से ये एरिया और ये रेडियस ये दोनों भी आपस में फंक्शन है। कैसे, अगर रेडियस रेडियस ज़्यादा होगा एरिया भी ज़्यादा आएगा, अगर रेडियस कम होगा तो एरिया भी कम आएगा। मतलब एरिया और रेडियस इन दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, वन टू वन करस्पॉन्डेंस हो रही है। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं कि जो एरिया है ना फंक्शन है रेडियस का। इसी तरीके से उसने वॉल्यूम की भी एग्जांपल दी हुई है कि जी द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स बाय इक्वेशन v इज इक्वल टू एक्स क्यूब वी से डैट v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्यूब। उसी तरीके से कि जितना उसका साइड है, एक्स साइड ली हुई है, जितनी उसकी साइड है उतना ही उसका वॉल्यूम होगा। अगर साइड बड़ी है तो वॉल्यूम भी ज़्यादा आ जाएगा, अगर साइड छोटी है तो वॉल्यूम भी कम आ जाएगा। मतलब इन दोनों के अंदर क्या आ रहा है, वन टू वन करस्पॉन्डेंस आ रही है। इस चीज़ को बेसिकली हम क्या कह देते हैं, फंक्शंस कह देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट ये तो सारा फंक्शंस था, इसकी एग्जांपल्स थी। मैंने आपको रियल लाइफ से भी ये एग्जांपल ऑफ फंक्शन ये भी बता दिए, बाकी मैंने आपको रियल लाइफ से भी एग्जांपल दी है फंक्शंस की, कि जैसे स्टूडेंट्स वाली एग्जांपल दी है, चीज़ वाली दी है, ये मैंगो के जूस वाली दी है। तो आपको इंशाल्लाह क्लियर हो गया होगा कि फ़ंक्शन बेसिकली होता क्या है। अच्छा, अब इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी कि वाई हमेशा क्या होता है डिपेंडेंट, और एक्स को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट। ठीक है, और डिपेंडेंट क्योंकि फिक्स रहता है, इंडिपेंडेंट चेंज होता रहता है। अच्छा, अब इधर बताया जी फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, मैनी फंक्शन डिपेंड्स ऑन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब ये कह रहा है कि कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ सकते हैं। तो जैसे ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल डिपेंड ऑन इट्स लेंथ एंड विड्थ बाय द इक्वेशन। ठीक है, बेसिकली इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही रहेगा, वो क्या है एरिया, लेकिन इंडिपेंडेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या आ रहा है कि लेंथ और विड्थ है, ये दोनों लेंथ और विड्थ और एरिया आपस में फंक्शन है। कैसे, अगर लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा होगी एरिया ज़्यादा आएगा, अगर लंबाई चौड़ाई कम होगी एरिया भी कम आएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, इनमें दोनों में क्या आ रहा है, वन टू वन करस्पॉन्डेंस आ रही। तो इसलिए हम कहते हैं
कि ये भी फंक्शंस है लेकिन एक से ज़्यादा फंक्शंस है, ठीक है। इसी तरीके से इधर वॉल्यूम की भी उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि लेंथ, विड्थ और हाइट है, अगर ये तीनों ज़्यादा होंगी तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा। मतलब कि देखिए वी क्या है, बेसिकली इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये लेंथ, विड्थ, हाइट ये क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो बात इधर ये कर रहा है कि एक फंक्शंस के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन डिपेंडेंट एक ही होगा, ठीक है। तो ये उसने बेसिकली ये सारी एग्जांपल्स ना बनाई हुई हैं। तो बाकी आपको ये बाकी एग्जांपल्स भी देख लेना, आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा अब जरा नेक्स्ट देखें, ये लेक्चर नंबर 2 आ गया। अच्छा, अब लेक्चर नंबर 2 में बेसिकली क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस का मैं बता देता हूँ, बड़े आसान है। अब देखो उसने हमें ना एक फंक्शन दे दिया f(x) और हमें क्या कहा है, हमें ये कहा है जी आपने मालूम करना है जी f(1) बेसिकली आपने करना क्या है कि जब x की जगह 1 आना है तो जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन के अंदर x होगा वहाँ वहाँ पे आपने 1 लगा देना। तो देखिए इधर x की जगह पे 1 लगाया तो 2 1 का स्क्वायर तो -1 1 आंसर आ गया। इसी तरीके से अब ये क्या लिखा उसने कि f(4) है, तो अब आपने क्या करना है कि इसी फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 4 लगा देना। तो x एक ही जगह पे है तो इधर ही 4 लगा देंगे। तो 4 का स्क्वायर 8 हो गया, 8 2 16 हो गया, 16 ये -1 करके ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से f(-2) है। अच्छा, अब -2 क्या करना है, उसी तरीके से जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन में x आ रहा है वहाँ पे -2 लगा देना। ठीक है जी, आपका आंसर आ गया। अब इधर लिखा हो जी f(t-4). t-4 का क्या मतलब है कि इसी फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे आपने t-4 लगा दीजिए, लगा दिया। अब इसका इधर फार्मूला ओपन हो जाएगा t-4 का, क्या जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ये आप देख लेना अगर तो आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है, अदरवाइज मैं आपको सोल्व कर दूंगा, ये सिंपल है। अच्छा, अब इधर तो उसने दिया था कि ये फंक्शन दिया था सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर, एक ही वैल्यू के ऊपर। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में उसने क्या किया है, फंक्शन ही दिया है लेकिन क्या कर दिया, वेरिएबल एक से ज़्यादा ले लिया, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, देखिए ये आपको फंक्शन दे दिया उसने कि जी f(x, y) = 30। अब आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें ये आपको पहला उसने कह दिया कि जिसको सोल्व करें f(1) को। अब आपने क्या करना है कि ऑर्डर पेयर के अंदर आपको पता है कि हमेशा पहला वर्ड क्या होता है x और दूसरा होता है y। अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ वहाँ पे 2 लगाना है, जहाँ जहाँ पे y आ रहा है वहाँ वहाँ पे 1 लगा देना। देखिए लगाएं, x की जगह पे 2, y की जब 1 सोल्व किया तो 5 आ गई। अब ये एक और एग्जाम्पल उसने दिया, फंक्शन यही है, आगे वो क्वेश्चन बनाता गया। अब ये उसने पूछा जी f(1) और 2 निकालें, तो क्या करना है आपने कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 1, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ वहाँ पे 2, तो ये लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लिए। अब ये 0 0 है, इसका मतलब x की जगह पे भी 0, y की जगह पे ये भी ऐसे ही। अब ये देख लें ज़रा, अब इसमें क्या किया हो, इसमें भी यही है कि 3a और a है, तो जहाँ जहाँ पे x आना है वहाँ वहाँ पे आपने 3 है, जहाँ जहाँ पे y आना है वहाँ पे आपने सिंपल a लगाना है, तो ये इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। इसी तरीके से अब ये वाला भी है कि ए बी लिखा, एक a - b है, इसका मतलब जहाँ जहाँ पे x आएगा वहाँ पे आपने a b लगा देना है और जहाँ पे y आएगा उसकी जगह आपने a - b लगा देना है। तो ये देखें x का स्क्वायर था, इसकी जगह ए बी का स्क्वायर कर दिया, सिंपल साथ y था तो y a - b आ गया, +1 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले अंदर, तो देखिए ए बी का स्क्वायर है, इसको आप ओपन कर लें, ये हो जाएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर, तो इसको फिर अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो a³ b का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ये +1 वैसे का वैसे आ जाए। वैसे तो ये एग्जाम्पल बड़ी आसान है, तो आपने इसको देखना है, कोई भी एग्जाम्पल आ सकती है, मतलब कि इधर आपको कोई भी फंक्शन इधर मैं आज चेंज करके दे सकता हूँ। हम ना एक असाइनमेंट रखा करेंगे जिसके मैं ना आपसे ये टेस्ट लिया करूँगा वीकेंड पे ना, तो ये क्वेश्चन जो भी ये वाले क्वेश्चन होंगे ना ये मैं खुद आपको बना के ना सेंड किया करूँगा, आपने मुझे सोल्व करके इनको सेंड किया करना है, ठीक है। मैं यही फंक्शन इन्हीं की एग्जाम्पल ना बनाता जाऊँगा और। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या किया उसने, फंक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लिया बस, मतलब फंक्शन उसने अब ये ले लिया f(x, y) x + 3 × 30। अब ये 3 अंडर रूट के इंडेक्स में है, इसके साथ नहीं है, ठीक है, तो आपने इसको इधर ही रखना है। तो ये देखिए 2 और 4 है, तो इसी के तरीके से आप इसी फंक्शन में जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे 2, जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे 4, ये देखिए लगा दिया, सोल्व कर दिया। अब ये 8 है, बेसिकली इसको पता आपने कैसे सोल्व करना है, जब ये ऐसे इंडेक्स में 3 लिखा हो ना, इसको हम बेसिकली लिख लेते हैं 8⁻1/3, इसको भी आपने लिख लेना 8⁻1/3। तो अब 8 को हम लिख सकते हैं 2⁻3, तो जब हमने 8 को लिखना है 2⁻3, ऊपर ये 1/3 होना, तो वो 3 से 3 कट जाना, तो सिंपल क्या रह जाना, 2 ही नीचे रह जाना, तो 2 + 2 4 आ जाने। अब ये भी ऐसा ही है कि इसमें एक फंक्शन t दिया हुआ है, एक t का स्क्वायर दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ पे फंक्शन देख लें इसमें x आ रहा है वहाँ पे t, जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे t का स्क्वायर है, इसको लगा के सिंप्लीफाई कर लें।
ठीक है, ये भी एग्जाम्पल ऐसे ही। तो ये एग्जाम्पल आप खुद भी कर सकती हैं। अगर इसमें किसी एग्जाम्पल में कोई मसला हुआ, किसी स्टेप की ना समझ आई, तो आपने मुझे बता देना है, तो ये आपने सोल्व करनी है। बाकी जो मैं टेस्ट लूँगा, मैं आपको वो एग्जाम्पल दूंगा इससे हट के थोड़ी सी चेंज करके, ठीक है। अब ये 3 वेरिएबल ले लिए उसने, तो कोई मसला नहीं है। तो एक्स वाई जी दिया हुआ है, तो ये आपको पॉइंट दे दिए कि 0 1/2 1/2, इसका मतलब पहला ऑलवेज होता है एक्स, दूसरा वाई, तीसरा जी। तो इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0, जहाँ जहाँ पे वाई है वहाँ पे 1/2, जहाँ पे जी है वहाँ पे 1/2। ये देखे लगा के सिंप्लीफाई कर लिया, सॉल्व हो गया। अब ये भी ऐसे ही है, ये फंक्शन उसने दे दिया एक्स वाई जी, और वेरिएबल कितने दे दिए, इसमें भी 3 दे दिए। तो ये 2 1 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर जहाँ पे एक्स आ रहा है वहाँ पे 2, जहाँ पे वाई आ रहा है वहाँ पे 1, जहाँ पे जी आ रहा है वहाँ पे 2। तो ये देखे लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। आपने इन सारी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से इनको सॉल्व करना है। अगर इसी में किसी में कोई मसला बनता है तो आपने मुझे बताना है, मैं इसको सॉल्व करके आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। बाकी जब मैंने टेस्ट लेना है वो मैं इसी तरीके की फंक्शंस होंगे, लेकिन मैं अपने पास एग्जाम्पल बना के आप लोग को दूँगा, ठीक है। अब ये भी ऐसा ही है, इसमें भी आपने यही करना है। एक्स वाई जी दे दिए, एक्स ऑफ टी उसने टी क्यूब है, वाई ऑफ टी टी स्केयर है, जी ऑफ टी टी है। तो इधर आपने इसकी जगह कीमतें लगा देनी कि एक्स की जगह पे क्या लगा दिया, एक्स ऑफ टी है, ऊपर स्केयर वैसे ही आ गया, वाई की जगह पे वाई ऑफ टी है, वाई ऑफ टी लगा दिए, जी की जगह पे जी ऑफ टी है, तो जी ऑफ टी 4 लगा दिए। अब एक्स ऑफ टी हमें पता ये दिया हुआ, एक्स ऑफ टी किसके बराबर है, टी क्यूब के, तो इधर टी क्यूब आ गया। अब वाई ऑफ टी हमें क्या दिया हुआ, टी स्केयर है, तो टी स्केयर आ गया। ये जी ऑफ टी क्या, टी है, तो टी आ गया। अब इन सारे को सिंप्लीफाई कर लें, ये टी की पावर 6 हो गया, ये टी की पावर 4 हो गया, ये भी टी की पावर 4 हो गया। फिर बेसिकली होता है कि जब नीचे टी नीचे वाले सेम हो ना, तो ऊपर वाली पावरों सबको जमा कर देते हैं, तो सब पावरों को ऊपर जमा करके तो वो हमारे पास ना 14 आ जाएगा। तो ये भी एग्जाम्पल ऐसे ही है, ये दिया हुआ है, जहाँ पे अब एक्स आ रहा है वहाँ पे आपने एक्स वाई लगा देना, जहाँ पे वाई आ रहा है वहाँ पे वाई ओवर एक्स लगा देना, जहाँ पे इस फंक्शन में जी आ रहा है वहाँ पे आपने एक्स जी लगा देना। ये लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लेना। अब ये नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चला गया, ये भी मतलब कंसेप्ट इन सब का यही है कि जहाँ जहाँ पे वैल्यू दी होनी वो आपने लगाई जानी, ठीक है। तो अब ये आ गया फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल, इसको हमने अभी डिस्कस कर लिया है। 2 वेरिएबल को भी डिस्कस कर लिया है ऊपर हमने, ये उसने 3 वेरिएबल का लिखा हुआ, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर हमारे पास 3 हो, ये चीज़ ना आपने याद रखनी है कि ऑर्डर पेयर के अंदर ना हमेशा जो पहला एलिमेंट होता है ना वो हमेशा एक्स होता है, जो दूसरा होता है हमेशा वाई है, जो तीसरा होता है हमेशा जी होता है, ठीक है। 3 तक ही जाते हैं बेसिकली, 2 एक्स वाई हमारे पास होते हैं प्लेन के अंदर, जो 3 हमारे पास स्पेस के अंदर आ जाते हैं। ये उसने n वेरिएबल तक ले लिया बेसिकली, ठीक है, लेकिन यूज ज़्यादातर हम 3 तक ही रहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया मेरे ख्याल में। नेक्स्ट ना ये इसके ग्राफ है, तो ये उसने ग्राफ बनाया हुआ है, ये सर्कल का ग्राफ है, ये इसकी इक्वेशन है सर्कल की, एक्स के वाई स्केयर। ये पैराबोला है, पैराबोला का ग्राफ है, ये इसकी इक्वेशन है वाई इक्वल टू एक्स स्केयर। ये इसका ग्राफ ड्रा किया हुआ है। तो ये ग्राफ ड्रा करना भी बड़ा आसान है, ये भी आपको मैं सिखा दूंगा कि ये ग्राफ बेसिकली ड्रा कैसे करते हैं। तो ये भी उसने ग्राफ ड्रा किया हुआ है, ये भी आपको ना मैं स्केच करना सिखा दूंगा। तो ये भी उसने ग्राफ का इधर ना डिस्कस किया हो, ठीक है। इधर तक ना हमारा ये मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 1 और 2 ना ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ना ये बुक उसने ना इधर लिखा हुआ है कि जी आप ना कैलकुलस की हार्वर्ड एंटम की बुक से ना देख सकते हैं। तो ये बुक भी मेरे पास पड़ी हुई है, तो अगर आपको चाहिए तो ये भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है ना हम इंशाल्लाह ये हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है इसको हम डिस्कस करेंगे, इसमें जो ज्योमेट्री वाली चीज़ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये वाली जितनी भी एग्जांपल्स हैं ना, ये लेक्चर नंबर 2 के अंदर बेसिकली इन्हीं के ही एमसीक्यूज़ आने, जो आपको पेपर के अंदर एमसीक्यूज़ आएंगे ना वो इसी चीज़ के आने। मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये वाले जो हैं, ये जो हमने जितने भी पढ़े ये सारी एग्जांपल्स, तो आपने इन सबको बाय हैंड 1 बाय 1 सोल्व करना है। और मैं जब आपका टेस्ट लूँगा बेसिकली हम करा ये करेंगे कि फ़र्ज़ करो एक वीक में 3 लेक्चर्स होने ना हमारे, तो वो जितना भी 3 लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे ना उसका आप संडे वाले दिन मुझे टेस्ट दे दिया करना, ठीक है। मैं आपको सुबह टाइम बना के सेंड कर दिया करूँगा, उसका टाइम मैं मेंशन कर दिया करूँगा, आपने मुझको उसको ना सोल्व करके सेंड किया करना है। वो टेस्ट होगा कि वीक के अंदर हमने अगर 3 लेक्चर पढ़ने ना उन्हीं 3 लेक्चर का होगा। सपोज अब ये लेक्चर है ना, यही चीज़ है, मेथड यही रहेगा, लेकिन मैं इसको चेंज करके क्वेश्चन चेंज कर दूंगा, मेथड यही रहेगा, आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चले आपके आउटपुट क्या है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग ना लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। ओके जी, इसको आपने देखना है, पूछना है, अगर जो जो पॉइंट्स जब आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेना, इसमें जो जो पॉइंट्स आपके हुए ना
तो आपने वो जो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आए तो आपने ना उनको एक पेज के ऊपर लिख लेना है और मुझसे बारी बारी पूछ लेना है, ठीक है। जब मर्जी मुझे मैसेज करें, सुबह शाम रात, मैं आपको इंशाल्लाह फ़ौरन ही रिप्लाई करूँगा। सुबह टाइम ये होता है कि मेरी क्लासेस होती हैं, तकरीबन मेरे लेक्चर्स हैं 5-6, तो मैं कॉलेज से फिर उधर यूनिवर्सिटी से फ्री होके ना तकरीबन 3 बजे मैं घर आ जाता हूँ। तो इंशाल्लाह वो फर्स्ट टाइम तो हो सकता है मैं आपको रिप्लाई ना कर सकूँ, लेकिन ये कि 3 बजे के बाद ना जो भी आपके वो इसके रिलेटेड होंगे ना क्वेश्चंस, मैं इंशाल्लाह आपको सबके रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। या रात टाइम मैंने फ्री होना है, तो इसको आपने ज़रा देखना है, इसको अच्छे से देखना है और चीज़ों को समझना है, ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच।